गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साथियों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको नए नए प्रकार के वीडियो हो सके। क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान के स्टूडेंट्स जो कृषि विज्ञान में अध्ययन करते हैं उसका आज लेसन नंबर 5 पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्लांट पैथोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि फाइटम का मतलब यहाँ पर है प्लांट्स। फाइटम का मतलब है प्लांट पादप से, पैथोस का मतलब है एलिमेंट्स या इसका मतलब होता है रोग से, और लोगस का मतलब सब जानते हैं टू स्टडी, और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो इस प्रकार से प्लांट पैथोलॉजी का शाब्दिक अर्थ में कहना चाहूं तो सिंपल शब्दों में कहें तो पादप रोगों का अध्ययन, पादप रोगों का अध्ययन करना पादप रोग विज्ञान कहलाता है। ठीक है, पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जो फाइटो, प्लांट, पैथोस, एलिमेंट्स और लोगस टू स्टडी अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ में कहना चाहूं तो पादप रोगों का अध्ययन करना से है। ठीक, मतलब कि पादप के अंदर बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं और ये बीमारियां विभिन्न प्रकार के रोगजनक होते हैं, पैथोजन होते हैं। वो पैथोजन किसी भी पादप में रोग फैलाने का काम करता है। जैसे रोगजनक पैथोजन आपका बैक्टीरिया हो सकता है, जीवाणु, फंजाई कवक हो सकता है, फाइटोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म और अन्य प्रकार के ऐसे कीट हो सकते हैं जो पादपों में रोग फैलाने का काम करते हैं। जो रोग फैलाते हैं रोगजनक कहलाते हैं, और जिनके माध्यम से रोग एक पादप से दूसरे पादप में संचरण होता है, स्थानांतरण होता है, वो वाहक कहलाता है। तो इस प्रकार से जैसे कि गेहूं में कोई बीमारी हुई तो एक गेहूं से दूसरे गेहूं के पौधे में कोई बीमारी स्थानांतरित होती है तो उसका कोई वाहक होगा, वेक्टर होगा। वो वेक्टर है उनको एक प्लांट से दूसरे प्लांट की ओर स्थानांतरित करता है। तो अब ये समस्त जानकारी प्राप्त करना कि जैसे कि गेहूं का कीट हो, गेहूं का कीट हो, आलू का पछेटी बीमारी हो, तंबाकू मोजेक वायरस, और इसके अलावा नींबू का सिट्रस कैंकर हो, बेर का छासिया, जीरे का म्लान, ऐसी बहुत सारी बीमारियां पादपों में रोग फैलते हैं। तो उसमें हमने क्या करना है कि इस पादप में जो रोग फैल रहा है किसके कारण, इसका कारण का पता लगाना, कौन किस कारण हुआ। यदि ऐसा हुआ तो उस रोग के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, क्या कैरेक्टर है, लक्षण क्या है उसके, और उसका पता करना कि किसके कारण हुआ। इसको अपन नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, नियंत्रित करने का उपाय, रोकथाम करने का उपाय का जो अध्ययन समस्त किया जाता है वो कैटेगरी आएगी आपके पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आती है। अब अपन बताते हैं इसकी परिभाषा। प्लांट पैथोलॉजी की परिभाषा क्या है कि पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान और बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप रोग का कारण, अभी बताया ना आपको, गेहूं का कीट रोग हुआ, ठीक है, या टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी हुआ तंबाकू, तो उसका क्या कारण है, कारण क्या था, वायरस।
प्रजाति को कितना नुकसान हुआ, कितनी हानि पहुंची, नियंत्रण, हानि हो रही है तो हमें नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो फसल का उत्पादन क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें फसल का उत्पादन बढ़ाना, हम खेती मतलब जो फार्मिंग का कार्य क्यों करते हैं, फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो फसल उत्पादन बढ़ाना और इधर रोगों के प्रकोप के कारण फसल नष्ट हो रही है तो उनको हमें नियंत्रित करना, किसको, जिसके कारण जो रोग फैला उस रोग का, रोगजनक का पता लगाना और पता लगाकर उसको विभिन्न प्रकार की रासायनिक दवाइयों के माध्यम से या भौतिक नियंत्रण करके उसको नियंत्रित करने के उपाय को अपनाने का जो सारा का सारा अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन आपका पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल है, वनस्पति विज्ञान या कृषि विज्ञान, अपन एग्रीकल्चर में बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोग का कारण, रोग जनक, इससे होने वाली हानि, उसके नियंत्रित करने के उपायों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। भारत में प्लांट पैथोलॉजी का जनक, फादर ऑफ प्लांट फाइटोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी का जनक E.J. बटलर को माना जाता है। ये याद रख लेना, E.J. बटलर भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक है वैक्समैन, सन 1944 में वैक्समैन नामक वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन की खोज की जो पादप जीवाणु रोगों के नियंत्रण के लिए काम में ली जाती है। यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो पादपों में जीवाणु के द्वारा जितनी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले जितने भी रोग हैं उस जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए इस स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन को काम में लिया जाता है। तो ये अपने इसके बारे में थोड़ी बहुत जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर ली, परिभाषा और कौन सी भाषा का शब्द है के बारे में अध्ययन किया। अब इसके अलावा पादप रोग की विज्ञान की जो मुख्य आधारशिला है वो 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होगी और वर्तमान में जो 21वीं सदी चल रही है, सन 1845 में आलू की पछेती अंगमारी रोग की वजह से आलू की फसल नष्ट होने से भयंकर अकाल पड़ा था। यानी कि आलू की पछेती अंगमारी रोग हुआ था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसके कारण आलू की सारी फसल है वो चौपट होगी, जिसके कारण उसका उत्पादन नहीं हो पाया। उसके बाद फ्रांस में अंगूर के मर्दूरोमिल आसिता रोग, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के संक्रमण की वजह से अंगूर की फसल भी आपकी नष्ट हो चुकी थी। तो इसके बाद इन अंगूर के मर्दूरोमिल आसिता रोग से बचने के लिए सन 1885 में प्रोफेसर मिलार्ड ने एक बोर्डो मिक्सचर बनाया और इस बोर्डो मिक्सचर की सहायता से कवक और जीवाणु प्रजातियों को नष्ट किया जा सकता है। यानी कि जो कवक और जीवाणु के माध्यम से आपकी जो बीमारी फैलती है, इसके लिए बोर्डो मिक्सचर बनाया था मिलार्ड ने। उसके बाद वर्ष 1943 में चावल के भूरे पर्णचिति रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस द्वारा चावल की फसल नष्ट हो गई, जिसे बंगाल का फार्मिंग कहा जाता है, यानी कि बंगाल का दुर्भिक्ष। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपके या तो कवक के कारण, जीवाणु के कारण या फिर फाइटोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म जैसे जीवों के माध्यम से ये रोग फैलते हैं। तो इसको नियंत्रित करना, उसकी हानि का पता लगाना, समस्त जानकारी का जो अध्ययन किया जाता है वो आपकी पूरी की पूरी जानकारी है, वो है प्लांट पैथोलॉजी। अब अपन बात करेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी
या शब्दावली का उपयोग किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे 1 by 1। अब अपन बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दावली। प्लांट पैथोलॉजी टर्मिनोलॉजी यानी कि पादप रोग विज्ञान में ऐसे कुछ बार बार शब्दावली अपन काम में लेंगे कि रोगजनक, रोग, ठीक है, ऑब्लिगेट, पैरासाइट, अविकल्पित परजीवी, ऊतक से हो गया, रीमाहीनता हो गया। तो ये क्या है, इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी अपन अब इसके अगले चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें क्या समस्त प्रकार की बीमारी पादप में कौन कौन से रोग हो रहे हैं, रोग में रोग का नाम, रोगजनक, किसके कारण हुआ, परजीवी, फाइटोप्लाज्म का, कवक के कारण, इस टर्मिनोलॉजी के बारे में प्रारंभिक जानकारी होना अति आवश्यक है। तो 1 by 1 डिस्कस करेंगे। रोग, रोग की परिभाषा आपको बताना चाहें तो आप लिख सकते हैं। रोग की परिभाषा क्या लिखेंगे? रोग एक हानिकारक प्रक्रिया है जो निरंतर उत्तेजना के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण उत्पन्न होते हैं। यानी कि इस प्रकार की हानिकारक एक्टिविटी है जिसके कारण पादप को काफी हानि कर सकती है, रोग डिजीज कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक बात की है, नींबू का सिट्रस कैंकर रोग, ठीक है। तो ये बीमारी होगी तो पादप का विकास हो जाएगा, इनके नींबू के ऊपर, नींबू की प्लांट की पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट बन जाएंगे और वो स्पॉट है वो आगे जाकर के पादप को नेक्रोसिस कर लेने का कार्य संपादित करते हैं, रोग कहलाता है। दूसरा रोगजनक, पैथोजन, अभी बताया, यानी कि रोग किसके कारण फैल रहा है, रोग किसके कारण फैल रहा है उसे रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको कि नींबू का सिट्रस कैंकर रोग, अब ये कि इसका पैथोजन क्या है, इसका पैथोजन क्या है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु। अब ये ज़ैंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु एक प्रकार का पैथोजन या रोगजनक है जो नींबू के सिट्रस कैंकर रोग को फैलाने का कार्य संपादित करता है। यानी कि रोग फैलाने का कारण बनता है, रोग फैलाने का जो कारण बनता है वो है आपका रोगजनक। रोगजनक कवक हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा और अन्य प्रकार के कुछ भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो रोगजनक के रूप में कार्य संपादित करके रोग फैलाने का काम करते हैं। अर्थात सिंपल शब्दों में कहें, रोग फैलाने वाले ऐसे कारकों को रोगजनक कहते हैं। जैसे ज़ैंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु के कारण नींबू का सिट्रस कैंकर रोग होता है। क्लियर हो गया? रोगजनक जिसके कारण रोग फैलता है रोगजनक कहलाता है। परजीवी या पैरासाइट, जिसमें परजीवी नाम से स्पष्ट है दूसरे जीवों पर अपना जीवन यापन करते हैं तो उसे पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। ऐसा एक एग्जांपल मैंने बताया है, पहले फाइटोप्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा कहते थे, वर्तमान समय में इसको फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी संपादित नाम से जाना जाता है। तो पपीते की बीमारी है इत्यादि प्रकार की जो कुछ बीमारियां हैं वो फाइटोप्लाज्मा के कारण होती है जो दूसरे जीवों पर परजीवी के रूप में रह करके रोग फैलाने का कारण बनते हैं। मर्दजीवी नाम से स्पष्ट है, सेप्रोफाइटिक, ऐसे मर्द कार्बनिक पदार्थ पर अपना जीवन यापन करते हैं तो उसे सेप्रोफाइटिक या मर्दोपजीवी कहते हैं। ऐसी आपकी म्यूकर कवक है, म्यूकर कवक जो मर्द कार्बनिक पदार्थ पर उग करके अपना पूरा का पूरा जीवन चक्र पूरा करने का कार्य संपादित करती है तो उसे मर्दोपजीवी के नाम से जानते हैं। परजीवी की यदि वैज्ञानिक परिभाषा आप लिखना चाहें तो वह जीव जो दूसरे जीवों पर रहकर पोषण प्राप्त करता है, वृद्धि एवं विकास गुणन करता है, उसे परजीवी कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल फाइटोप्लाज्मा। मर्तोपजीवी ऐसे जीव जो अपना पोषण या भोजन मर्त कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं तो उसे मर्तजीवी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूकर नामक फंजाई। अगला है परपोषी या वस्ट। परपोषी या वस्ट का मतलब समझते हो कि हमारे सर के अंदर जो जू पाई जा रही है तो अपन परजीवी है, ठीक है, और जू अपने ऊपर क्या है, वस्ट है। परजीवी को आश्रय देने वाले जीव, तो जू आपकी क्या है, परजीवी, और जू के लिए अपन क्या है, वस्ट हो गए, तो ये हो जाएंगे आपके परजीवी। तो परजीवी को आश्रय देने वाले जीव को परपोषी कहते हैं, और जीवित जीव जिस पर परजीवी आक्रमण करता है उससे अपना पोषण प्राप्त करता है वह परपोषी या वस्ट कहलाता है। तो अपन वस्ट हैं किनके लिए, परजीवी जीवों के लिए, यानी कि कोई भी जो जीव दूसरे जीव के ऊपर रहता है वस्ट कहलाता है। अतिवर्धन हाइपरप्लेसिस, परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी, परपोषी कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी के कारण होने वाली अत्यधिक वृद्धि, यानी कि परपोषी है और परपोषी के शरीर के ऊपर परजीवियों की संख्या में जो बढ़ोतरी होती है उस बढ़ोतरी होने वाली बढ़ोतरी को अतिवर्धन कहते हैं। जैसे कि कोई टीएमवी, जैसे कि टीएमवी है तो तंबाकू के ऊपर एक वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो तंबाकू उस वायरस के लिए होस्ट सेल के रूप में काम करती है। अब धीरे धीरे पूरे खेत में है वो ये बीमारी टीएमवी बीमारी फैल गई तो ये कहलाता है आपका अतिवर्धन, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, गुणन हो रहा है। अतिवृद्धि हाइपरट्रॉपी, हाइपरट्रॉपी परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी न होकर के आकार में बढ़ोतरी होती है। यदि आकार में बढ़ोतरी होती है तो इसे कहते हैं अतिवृद्धि। अविकल्पी परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं तो परजीवी है वो दो प्रकार के, परजीवी है वो दो प्रकार के, एक विकल्पी परजीवी और दूसरे होते हैं अविकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कुछ कवक होते हैं जिनके पास विकल्प होता है, अल्टरनेट पैरासाइट, यानी कि उनका जीवन चक्र है वो दो अवस्थाओं में पूरा होता है। मान लो कोई कवक है, पक्षियां जैसी कवक है, जैसे कि गेहूं को पहले संक्रमित किया तो मान लो गेहूं नहीं होगा तो भी दूसरे जीव के ऊपर भी वह पक्षी या वह कवक सफलतापूर्वक सर्वाइव कर लेगा, तो इसको कहते हैं विकल्पी। और विकल्पी परजीवी, विकल्पी में कोई जीव की जरूरत नहीं होती, वो मर्त जीव के रूप में भी कार्य संपादित कर सकती है। दूसरे यहाँ ऑब्लिगेट पैरासाइट या अविकल्पी परजीवी, नाम से स्पष्ट है, अविकल्पी परजीवी जिसके पास कोई अतिरिक्त विकल्प है ही नहीं, यानी कि एल्बुगो कैंडिडा। अब इनको अपना जीवन चक्र, एल्बुगो कैंडिडा को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए केवल और केवल एक ही प्रकार की जीवित जीव की आवश्यकता होगी। यदि वो पादप प्रजाति जीवित है तब तो एल्बुगो कैंडिडा का जीवन चक्र सक्षम हो पाएगा, यानी कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट संतति को जन्म दे पाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा एल्बुगो कैंडिडा का परजीवी पादप कौन है, सरसों। तो सरसों में एक रोग होता है सरसों का सफेद कीट रोग, सरसों का सफेद कीट रोग, और ये सरसों का सफेद कीट रोग एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होता है। तो ये सरसों का सफेद कीट रोग, इसका रोगजनक कौन है, एल्बुगो कैंडिडा। और एल्बुगो कैंडिडा जब तक सरसों का प्लांट रहेगा तब तक सर्वाइव कर पाएगा। यदि वो प्लांट जैसे ही नष्ट हो गया, जब तक प्लांट खड़ा है तब तक एल्बुगो कैंडिडा अपना जीवन चक्र पूरा कर ले तब तक तो ठीक है, और यदि नहीं कर पाता तो इसकी
उसकी नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट संख्या है वो नहीं बन पाती है। इसको कहते हैं जिसके पास कोई एक्स्ट्रा विकल्प नहीं हो, इसे कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऐसे परजीवी जीव जो केवल अन्य जीवित जीव पर ही वृद्धि और अपना गुणन करते हैं तो उसे अविकल्पी परजीवी कहते हैं। ऊतक नेक्रोसिस, कोशिकाओं तथा ऊतकों की मृत्यु होना, ऊतक ही नष्ट हो जाते हैं, नेक्रोसिस कहलाता। हरिमाहीनता या इसको कहते हैं क्लोरोसिस। हरिमाहीनता या क्लोरोसिस का मतलब क्या हुआ? पौधे के हरे भागों से पर्णहरित नष्ट हो जाता है, पौधे के हरे भाग से क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, जिसके कारण उस पूरे प्लांट का पीला पड़ना हरिमाहीनता या क्लोरोसिस कहलाता है। तो ये अपन ने एक से लगा करके 10 टर्मिनोलॉजी के बारे में अध्ययन किया। रोगजनक, पैरासाइट, सेप्रोफाइट, हाइपरप्लेसिस, हाइपरट्रॉपी, ऑब्लिगेट पैरासाइट, नेक्रोसिस और क्लोरोसिस। और कुछ इसके अतिरिक्त भी कुछ टर्मिनोलॉजी है वो अपन अगले लेक्चर में है वो डिस्कशन करेंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।